प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जो है, वह है भारतीय संविधान के भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम लोग भाग 1 को, जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो है वर्णन किया गया है, ठीक है? तो इसमें देखते हैं कि उसका संवैधानिक प्रावधान क्या-क्या है, ठीक? तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ मतलब भारत राज्य, है ना? और राज्य क्षेत्र मतलब उसकी जो भी पूरी टेरिटरी है, ठीक है? उसको हम क्या कहेंगे? उसका राज्य क्षेत्र कहेंगे। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपका एक प्रॉपर जो घर है, मान लीजिए वो किसी जगह एक्स पर है, ठीक है? और फिर आपका एक बंगलो है किसी जगह वाई पर, फिर आपका जो है एक दूसरा बंगलो है किसी दूसरे जगह जेड पर, ठीक है? तो लेकिन है तो ये सब आपकी ही प्रॉपर्टी। तो जब हम कहेंगे, तो उसको इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि ये आपकी पूरी जो प्रॉपर्टी है, पूरा जो है आपका ये पूरा राज्य क्षेत्र है। उसी तरीके से भारत के नक्शे को जब आप थोड़ा-सा याद कीजिए और उसमें भारत का जो भी पूरा बाउंड्री सीमांकन है, वो पूरा भारत का राज्य क्षेत्र कहलाता है। ठीक है? और उसमें क्या-क्या शामिल होते हैं, वो हम लोग आगे अभी डिस्कस करते हैं, ठीक? तो पहला जो है, भारत राज्य क्षेत्र का जो डिस्क्रिप्शन है, वो हमें प्राप्त होता है कहाँ पर? अनुसूची फर्स्ट में। कहाँ प्राप्त होता है? अनुसूची फर्स्ट में, शेड्यूल फर्स्ट में, है ना? उसके पश्चात जो है भाग 1 जिसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं और अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इस बात को डिस्क्राइब किया गया है। अब अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या बात कही गई है? ज़रा इस बात को समझ लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है? राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है? तो ये बात कही गई है किसमें? अनुच्छेद में कही गई है, अनुच्छेद 1 में कही गई है, ठीक है? तो इस अनुच्छेद से हमें 3 बातें पता चलती हैं। पहली बात क्या पता चलती है? कि भारत के इसमें 2 नाम हैं। भारत के संविधान में भारत के लिए 2 नामों का प्रयोग किया गया है। पहला नाम है भारत और दूसरा नाम है इंडिया। ठीक है? तो आपसे कभी पूछा जाए कि भारत के संविधान में भारत के लिए किन-किन नामों का प्रयोग किया गया है? तो आप हिंदुस्तान, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त ये सब नहीं जो है कुछ आंसर करके आइएगा, ठीक है? 2 ही नामों का प्रयोग किया गया है, भारत अर्थात इंडिया, है ना? इसके बाद और क्या कहा गया है कि यह दूसरी बात जो बात कही गई है, वो ये है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है? यूनियन ऑफ स्टेट होगा। और तीसरी बात ये है कि हम जो है भारत जो है वह फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। तीसरी बात जो इनडायरेक्टली निकल के आती है वो ये है कि भारत जो है वह फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। हम एक फेडरल कंट्री तो हैं लेकिन फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको अभी ब्रीफ में संक्षेप में समझाता हूँ। तो देखिए क्या होता है कि जब किसी देश का निर्माण, है ना, किसी राज्य का, किसी राष्ट्र का निर्माण, किसी देश का निर्माण उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो यूनिट्स हैं, स्टेट हैं, राज्यों के द्वारा मिलकर के किया जाता है, आपस में समझौता करके किया जाता है, तब उसे कहा जाता है फेडरल स्टेट, ठीक है? लेकिन जब क्या होता है कि राज्य आपस में समझौता नहीं करते, ठीक? वो सामान्यतः उस राज्य क्षेत्र के अंग बन जाते हैं, तब उसे कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट। इसको अब उदाहरण से समझिए, जैसे अमेरिका है। अमेरिका का निर्माण जो है, अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना? वहाँ पर जो 13 राज्य थे, ठीक? जो उसके नॉर्थ अटलांटिक सी है, उसके जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है, उससे लगे हुए 13 राज्य थे। उन्होंने मिलकर के अमेरिका राज्य का निर्माण किया है। इसीलिए अमेरिका का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है? यूनाइटेड हुए हैं, एक साथ मिलकर के उसको बनाया है, आपस में समझौता किए हैं, ठीक है? जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में कई बार ऐसा होता है कि आपस में कोई समझौता कर लेते हैं, ठीक है? और समझौता करके आप एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक? तो उसको कहा जाएगा फेडरेशन। वहीं दूसरी तरफ क्या हो कि आप कोई आपके ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती अपने ग्रुप में खींच के ले आते हैं कि तुम हमारे ही ग्रुप में रहोगे, नहीं तो तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हारी पूरी पट्टी खोल देंगे हम। तो वो बेचारा मजबूरी में तुम्हारे साथ है ना? तो ऐसे कंडीशन को कहा जाएगा यूनियन, ठीक? तो पहली बात क्या होती है यूनियन में कि राज्य जो होते हैं, वो समझौते का परिणाम नहीं होते। यहाँ पर जो है राज्य आपस में समझौता करके एकजुट नहीं हुए हैं, उनको ज़बरदस्ती लाया जाता है। ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन क्या है उसका इस तरीके से निर्धारण होता है। दूसरी बात होती है कि इसमें राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होता, मतलब संघ से राज्य पृथक नहीं हो सकते। इसीलिए यूनियन को कहा जाता है अविनाशी सॉरी विनाशी विनाशी राज्यों का राज्यों का
अविनाशी संघ। क्या कहा जाता है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब यहां पर जो संघ है, ठीक है, वह अविनाशी है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, तो इसे ये भी कहा जाता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जो संघ है, मतलब भारत जो देश है, ठीक है, भारत जो राज्य है, वह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन जो राज्य हैं इसके, उनको समाप्त किया जा सकता है, वो डिस्ट्रक्टिबल है। कैसे है? देखिए, जैसे मध्य प्रदेश को तोड़ करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया, उत्तर प्रदेश को तोड़ करके उत्तराखंड बना दिया गया, महाराष्ट्र को तोड़ करके गुजरात बना दिया गया। तो देखो, महाराष्ट्र एक राज्य है ना, लेकिन वह विनाशी है। कल को अगर केंद्र सरकार को ये लगे कि अब महाराष्ट्र और गुजरात को मिला देना चाहिए, तो वो उसको मिला भी सकते हैं। मतलब राज्य की सीमा पर जो है बदलाव किया जा सकता है। लेकिन भारत देश के साथ ऐसा नहीं हो सकता, भारत संघ कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो ये बात है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक, इतनी बातें हैं। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि जो आर्टिकल 1 है, उसमें पूरे भारत के राज्य क्षेत्र को डिफाइन किया गया है। किसको डिफाइन किया गया है? पूरे भारत के राज्य क्षेत्र को डिफाइन किया गया है। इसका क्या मतलब है? जरा देखिए, इस तरीके से अगर मैं एक वेन डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो इसमें जो है, ये क्या हुआ आपका, हमारा प्यारा देश भारत है। क्या है ये? हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, ये है भारत। अब इस भारत में क्या क्या है? राज्यों का राज्य क्षेत्र, मतलब राज्य हैं, ये सभी हैं स्टेट। अभी कितने हैं हमारे यहाँ पर स्टेट? 28। ये 28 राज्य हो गए। इसके बाद में हमारे यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्या हो जाएंगे? यूटीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, जिनकी संख्या अभी कितनी है? 9। तो ये हो गई क्या? यूटीज। ये हो गए क्या? ये हो गए क्या? स्टेट, है ना, स्टेट्स, राज्य हो गए। और इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा अधिगृहित क्षेत्र, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जो अधिगृहित क्षेत्र है, ठीक है, ऑक्यूपाइड टेरिटरी, क्या होंगे? ऑक्यू ऑक्यूपाइड जो टेरिटरी है, ठीक, ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो है, इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा, अधिग्रहित क्षेत्र शामिल किया जाएगा। तो देखिए, ये है पूरा भारत। इस पूरे भारत में भारत के सारे राज्य आएंगे, भारत के सारे यूटीज आएंगे, और भारत के द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र आएगा, मतलब जिन पर भारत का कब्जा है। जैसे अभी हमने चंद्रमा पर जो है अपना क्या है, चंद्रयान भेजा। अब चंद्रमा पर जाकर के जो है हमने अपनी प्रेजेंस को जो है शो कर दिया है। कल को अगर चंद्रमा का बंटवारा होगा, तो वहां पर हमारा भी प्रेजेंस है। तो भविष्य में जब कभी चंद्रमा का, मान लीजिए चंद्रमा के जमीन का बंटवारा किया जाएगा, तो ऐसा तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो स्पेस ट्रीटी है, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि ये जो स्पेस है, वो पूरे मानव समुदाय का है, पूरे विश्व का है। ठीक है, किसी एक देश का नहीं है। और इस पर सभी, अमूमन सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया हुआ है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तब के केस में क्या होगा, चंद्रमा का वह क्षेत्र जो भारत के हिस्से में आएगा, उसको कहा जाएगा भारत के द्वारा अधिगृहित क्षेत्र, ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया कहा जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, तो ये हो गया भैया आर्टिकल 1। देखिए, आर्टिकल 1 इतना छोटा सा लगता है, लेकिन जब एक्सप्लेन करो तब उसमें से कितनी सारी बातें जो है निकल के आती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर सेकंड। क्या है नेक्स्ट? है आपका आर्टिकल नंबर सेकंड, अनुच्छेद दूसरा, है ना, जिसमें क्या बात की गई है? अनुच्छेद दूसरे में बात है भारत राज्य क्षेत्र में, कहां पर? भारत राज्य क्षेत्र में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। भारत राज्य क्षेत्र में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों ये है, एक्चुअली इसे हमें आर्टिकल 3 के साथ कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 में जो है 2 बातें हैं। पहली बात ये है, भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है ना, नए राज्यों को संघ में शामिल करना जो पहले से विद्यमान हो। जो पहले से विद्यमान हो, जब हम अपने संघ में शामिल करते हैं, तब अनुच्छेद 2 के तहत जो है प्रावधान लागू होता है। और दूसरा, नए राज्यों की स्थापना जो पहले से स्थापित हैं परंतु संघ में शामिल नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या बातें हो गई? नए राज्यों को संघ में शामिल करना जो पहले से विद्यमान है, राज्य हैं जो पहले से विद्यमान है, ठीक है, उनको संघ में शामिल करना। वहीं दूसरी तरफ क्या बात है? नए राज्यों की स्थापना, उनकी पहले स्थापना करना, ठीक है, जो पहले से स्थापित है, और पहले से स्थापित है लेकिन अभी संघ में शामिल नहीं है। ठीक, भाषा आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको बता देता हूं। ऐसे क्षेत्र जो अभी भारत राज्य क्षेत्र के हिस्से नहीं है, जैसे सपोज कर लो पाकिस्तान। पाकिस्तान एक अभी अलग देश है, ठीक है, वो हमारे लिए एक अलग राज्य है। ठीक, कल को ये हो कि पाकिस्तान के लोग ये कहें कि अब बहुत हो गया ये अत्याचार, हम जाकर के वापस से भारत में मिलना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के राज्यों को
जब हम भारत राज्य में शामिल करते हैं, तब उसके लिए अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो देखिए, नए राज्यों को संघ में शामिल करना, पाकिस्तान करना जो पहले से विद्यमान है, पाकिस्तान पहले से विद्यमान है और जब पाकिस्तान को भारत जो है अपना हिस्सा बनाएगा, तब अनुच्छेद 2 का प्रयोग होगा, पहली बात। दूसरी बात, नए राज्यों की स्थापना जो पहले से स्थापित हैं परंतु संघ में शामिल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका उदाहरण है सिक्किम। देखिए, सिक्किम जो है 1947 में जो है वहां पर चोग्याल वंश का शासन था। ठीक है? चोग्याल वंश के द्वारा वहां पर शासन किया जाता था। ठीक? फिर बाद में क्या हुआ कि इसे जो है एक भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है? तो पहले उसे राज्य के रूप में स्थापित किया गया और फिर बाद में उसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो देखिए, सिक्किम को जो है 35वें संशोधन के द्वारा जो है यहाँ पर सह राज्य का दर्जा दिया गया 1974 में। ठीक है? ये लिखा हुआ है, संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया और फिर 36वें संशोधन के द्वारा 36th अमेंडमेंट के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो एक राज्य जो भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर था लेकिन भारत के अधीन था, उसे जो है भारत के अंतर्गत ले आया गया। अब देखिए, सिक्किम हमारा जो है एक जो है भारतीय संघ का भाग है और भारत का जो है 22वां राज्य बना था। ठीक है? 22nd राज्य के रूप में सिक्किम स्थापित हुआ था। तो ये है अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 का जो संबंध है दोस्तों, अनुच्छेद 2 का संबंध, अब इसको मैं सरल भाषा में आपको बताता हूं। अनुच्छेद 2 का संबंध ऐसे क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों को भारत में शामिल करने से है शामिल करने से है जो भारत भारत राज्य क्षेत्र के भारत राज्य क्षेत्र के भीतर नहीं आते। जैसे अभी पाकिस्तान क्या भारत राज्य क्षेत्र के भीतर आता है? भूटान भारत राज्य क्षेत्र के भीतर आता है? नहीं आता है। लेकिन कल को भविष्य में जब हम इन्हें अपने देश में शामिल करेंगे, ठीक है, तब अनुच्छेद 2 का प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 3 जो है ये हमारे आंतरिक राज्यों से संबंधित है। किनसे संबंधित है? हमारे देश के जो आंतरिक राज्य हैं, जो 28 राज्य हैं, उनसे संबंधित है। यह अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है, उसको जो है रीऑर्गेनाइज कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है। ठीक है? तो यह जो है राज्य पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति से संबंधित है। ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ कि इस शक्ति का प्रयोग करके संसद भारत राज्य क्षेत्र के भीतर पहले से उपस्थित राज्यों के सीमा में परिवर्तन कर सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश को तोड़ करके तेलंगाना बना दिया गया, मध्य प्रदेश को तोड़ करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया। ठीक है? यूपी को तोड़ के उत्तराखंड बना दिया गया, बिहार को तोड़ के झारखंड बना दिया गया। तो सीमा में परिवर्तन हो गया। ठीक है? पुराने राज्य से नया राज्य बना दिया गया या दो राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना दिया जाए। अभी ऐसा किया नहीं गया है पर किया जा सकता है। ठीक? तो इस शक्ति का प्रयोग करके संसद जो है भारत में नए राज्यों का जो है वह निर्माण करता है। ठीक है? संसद के द्वारा जो है भारत राज्य क्षेत्र में नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। तो राज्य के क्षेत्र, नाम व सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति से संबंधित है। जैसे अभी देखिए, जम्मू कश्मीर एक राज्य था। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख जो है एक राज्य था। उसको जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो राज्य को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? यूटी में कन्वर्ट कर दिया। यूटी को हम चाहे तो राज्य में बदल सकते हैं। जैसे गोवा पहले यूटी था, 1987 में जो है उसे राज्य बना दिया गया। ठीक है? तो फिर और क्या है? नए राज्यों का निर्माण, कुछ क्षेत्र अलग करके या मिला करके, एक राज्य को दूसरे राज्य से मिला करके। तो ये है आपका क्या? अनुच्छेद 3। ठीक है? आर्टिकल 3। फिर हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो कि क्या है? अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कुछ नहीं है। अनुच्छेद 4 में ये बात कही गई है कि संसद के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए परिवर्तन, ठीक है, आर्टिकल सेकेंड एंड थर्ड के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, जो भी चेंजेस किए जाएंगे, उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है? उसे हम संविधान संशोधन का दर्जा नहीं देंगे। मतलब उसे सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से, मतलब सामान्य बहुमत या और साधारण विधायी प्रक्रिया के माध्यम से भारत सरकार भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है या भारत के बाहर के किसी राज्य को अधिग्रहित कर सकती है। ठीक? लेकिन फिर एक बार मुद्दा आया। मुद्दा था बेरूबारी। पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है बेरूबारी क्षेत्र। उसे क्या हुआ? नेहरू जी के समझौते के आधार पर जो है वह तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो प्रेजेंट में बांग्लादेश है, उसे ट्रांसफर किया जाना था। ठीक? तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में बेरूबारी क्षेत्र
के जो लोग हैं, उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने खून से नेहरू जी को खत लिखा, 1960 की ये घटना है कि उन्होंने खत लिखा कि हमें जो है वह पूर्वी पाकिस्तान में शामिल नहीं होना है, भारत का ही अंग बन के रहना है। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद का समाधान करने के लिए नेहरू जी ने ये कदम उठाए थे। ठीक है? तो हुआ ऐसा कि अब नेहरू जी ने तो डिसाइड कर ही लिया था और भारत जो है अपना पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारना चाहता था। इसलिए फिर बाद में उस क्षेत्र को दिया गया, लेकिन ये मामला चला गया किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या भारत की सरकार भारत के क्षेत्र को, जो क्षेत्र भारत का है, उसे किसी अन्य देश को दे सकता है या नहीं? और ये शक्ति कहाँ वर्णित है? तब सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि भारत की सरकार भारत के राज्य क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकता है, लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अगर भारत देश की सरकार ऐसा करना चाहती है, तो उन्हें पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तभी वो ऐसा कर पाएँगे। तो बेरूबारी केस में जो है, अगर ये कहा गया कि अगर भारत की सरकार भारतीय राज्य क्षेत्र को अन्य देश को देना चाहती है, तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसीलिए इसका उदाहरण देखिए कि ये जो है 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है? 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण हुआ था 2015 में। ठीक है? एक यहाँ पर मोहरी नदी बहती है, मोहरी नदी विवाद भी यहाँ पर चलता है। ठीक है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ सीमा को जो है एक-दूसरे के साथ साझा कर लिया गया था, एन्क्लेव साझा किए गए थे। ठीक? तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा था। अन्यथा छोटे-मोटे सीमा विवाद के लिए जो है संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर भी किया था 1969 में। ये बेरूबारी केस जो है, ये आपका जो है 1960 का है। कहाँ पर है? 1960 का। प्रिएम्बल में भी मैंने बताया है। प्रिएम्बल में भी इस केस के बारे में हमने पढ़ा है। फिर 1969 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि भारत व अन्य देश के बीच अगर सीमा विवाद का समाधान करना है, तब के लिए जो है संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। कार्यपालिका के द्वारा मतलब मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है ऐसा किया जा सकता है। ठीक है? वहाँ उस केस में संशोधन आवश्यक नहीं है। खैर आप मोटा-मोटा आर्टिकल समझ लीजिए, उतने में आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं क्या राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या देख लेते हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, यह भारत देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब से ही भारत में राज्यों के पुनर्गठन की एक समस्या बनी हुई थी। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय जब भारत आज़ाद हुआ है और जब भारत देश का संविधान लागू हुआ था, तो भारत में राज्यों को 4 श्रेणियों में बाँटा गया था। याद कीजिए, मैं जब आपको भाग 7 बता रहा था, ठीक है ना? भाग 7 बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था ना कि 4 श्रेणी के राज्य थे, जिसे बाद में संविधान संशोधन करके जो है समाप्त कर दिया गया है। उस भाग 7 को ही समाप्त कर दिया गया है। अन्यथा हमारे संविधान में टोटल 26 भाग होते, ठीक है? कुल, लेकिन गिनती के क्रम में 22 ये आपको याद रखना है। तो क्या हुआ 1950 में क्या हुआ? 1950 में राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार 1950 के में जो एबीसीडी कैटेगरी के 4 राज्य बनाए गए थे, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है? एबीसीडी कैटेगरी के जो 4 प्रकार के स्टेट हुआ करते थे, इस कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया। और फिर क्या हुआ 1956 में 1956 में, ये घटना 1956 की है ना? 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित किया गया 1956 में, उसके आधार पर भारत में राज्यों का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया? भारत में राज्यों का जो है पुनर्गठन किया गया। अब इसके बारे में जो आयोग है, महत्वपूर्ण जो आयोग है, उनके संबंध में जो है हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन से महत्वपूर्ण आयोग हैं। ठीक है? इसको थोड़ा-सा हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। तो देखिए, भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे पहला जो आयोग बनाया गया था, वो था जून 1948 में एस के धर समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? एस के धर समिति, ठीक है? भाषाई प्रांत समिति भी कहते हैं। इसको कहा गया कि आप थोड़ा-सा स्टडी कीजिए, थोड़ा-सा अध्ययन कीजिए और बताइए कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए? मतलब भारत में राज्यों का निर्माण किस प्रकार से किया जाए? उसका आधार क्या हो, बेसिस क्या हो? क्या हम एक धर्म, एक राज्य बना दें? क्या हम एक भाषा, एक राज्य बना दें? या उसका आधार प्रशासनिक हो? ठीक है? प्रशासनिक आधार मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ईज़ीनेस, ठीक? कि जैसे सपोज़ कीजिए, अगर हम क्या करें कि अरुणाचल प्रदेश को जब असम से अलग कर दिया गया, ठीक है? या इसका उदाहरण हम मध्य प्रदेश में ही ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ज़्यादातर जो मुख्यमंत्री थे, ठीक है? ज़्यादातर जो मुख्यमंत्री थे, वो मालवा क्षेत्र से आते थे। इस वजह से क्या हुआ कि मालवा क्षेत्र का विकास तो बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, वो विकास के दौड़ में जो है पिछड़ गया। इसी वजह से 2000 में छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ, ठीक है? तो इसको कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। यहाँ पर भाषा समस्या नहीं थी, यहाँ पर प्रशासनिक समस्या थी, कि प्रशासन की जो रीच है, वो छत्तीसगढ़ तक के एरिया में नहीं हो पा रही थी।
तो इस तरीके से जो है ये एक कमिटी बनाई गई और कमिटी को कहा गया कि आप हमें रिकमेंडेशन दीजिए कि हम किस तरीके से भारत में राज्यों का पुनर्गठन करें। तो इस कमिटी ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को तो सिरे से खारिज कर दिया। कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम भाषा के आधार पर राज्य बना देंगे तो भारत की एकता अखंडता जो है प्रभावित होगी। वैसे भी हम उस समय जब हम भारत देश स्वतंत्र हुआ है एक फ्रेजाइल नेशन थे। फ्रेजाइल नेशन मतलब हमारी एकता अखंडता जो है वह बहुत खतरे में थी, उसको बहुत सारी चुनौतियां मिल रही थी। ठीक है। और उन्होंने कहा कि प्रशासनिक आधार को जो है प्रशासनिक आधार के आधार पर, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। चलिए एस के धर की बात हो गई। फिर ऐसा हुआ दिसंबर 1948 में, ठीक है, दिसंबर 1948, ये ईयर आपको याद रखना है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक समिति फिर बनाई गई। ठीक है, ये समिति जो है संविधान सभा के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, क्योंकि जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसके तहत जो है जो हमारी सरकार गठित हुई थी उसके आधार पर ये समिति बनाई गई थी और इसे कहा गया कि एस के धर समिति ने जो सिफारिश दी है उसकी आप एक बार पुनः जो है पुनरावलोकन कीजिए, मतलब उसको फिर से एक बार क्रॉस चेक कीजिए। तो इसे कहा जाता है जेवीपी समिति। क्या कहा जाता है? जेवीपी समिति, जेवीपी कमेटी कहा जाता है। इसमें 3 सदस्य थे, उन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी कहा कि देखो हम भाषा के आधार पर तो भारत में राज्य नहीं बनाएंगे। लेकिन तभी क्या हुआ, फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि बात यहां तक रुकी नहीं। आंध्र प्रदेश में जो है आंदोलन शुरू हो गए और तत्कालीन जो मद्रास राज्य के, ठीक है, जो तेलुगु भाषी जो लोग थे वो आंदोलन पर बैठ गए और उनके लीडर थे श्री रामुल्लू। ठीक है, ये गांधीवादी नेता थे और ये जो है अनशन पर बैठ गए और इन्होंने कहा कि मद्रास राज्य से जो तेलुगु भाषी लोग हैं उन्हें अलग करके एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य बना दिया जाए। मुद्दा था भाषा, कि भाषा के आधार पर एक राज्य को बना दिया जाए। इस मांग के कारण जो है भारत सरकार की जो है नींव हिल गई। ठीक है, भारत सरकार जो है उनको ये लगने लगा कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो भारत की एकता को सुरक्षित रखना बहुत कठिन होगा, भारत खंड खंड में टूट सकता है। वैसे ही भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो दूध का जला हुआ बालक जो है वह दही को भी फूक फूक के पीता है। वही स्थिति यहां पर भी थी। तो दिसंबर 1953 में, ये 1953 है, फजल अली, है ना, ये जस्टिस थे, फजल अली की अध्यक्षता में जो है एक आयोग बनाया गया जिसे फजल अली आयोग कहा जाता है। और फजल अली आयोग के जो अन्य सदस्य थे वो थे के एम पडिक्कर और एच एन कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू नाम था इनका पूरा, और थे के एम पडिक्कर। ये 2 सदस्य थे और इस आयोग के अध्यक्ष थे श्री फजल अली जी। ठीक है, तो फजल अली आयोग बनाया गया। फजल अली आयोग के 3 मेंबर थे, उसमें से एक अध्यक्ष स्वयं फजल अली, फिर के एम पडिक्कर और एच एन कुंजरू। ये 3 नाम आपको याद रखना है। पूछा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य निम्न में से कौन नहीं थे? ठीक है, 3 नाम दिए रहेंगे और एक नाम बाहर का होगा। ठीक, तो आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया? तो इन्होंने रिकमेंड किया कि देखो, क्योंकि अब उस समय तक जो आंध्र प्रदेश में जो मांग चल रही थी तेलुगु भाषी राज्य के लिए, ठीक है, वो बहुत जो है उसका जो प्रसार जो था वो बहुत तेजी से फैल रहा था। तो फजल अली ने कहा कि देखो ऐसा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तो कर दिया जाए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक, लेकिन भाषा ही एकमात्र आधार ना हो। मतलब फजल अली के द्वारा कहा गया कि भाषा को हम आधार बना करके राज्यों का गठन तो करेंगे, लेकिन केवल भाषा ही एक आधार नहीं होगी। मतलब एक भाषा एक राज्य नहीं होगा कि मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र में भेज दिए, गुजराती बोलने वालों को, हुआ है बाद में ऐसा ही, है ना? लेकिन ये नहीं होगा कि जैसे, क्योंकि भारत में तो ऐसा है कदम-कदम पर भाषा बदल जाती है। अगर हम भाषा के आधार पर राज्य बनाने चलेंगे, तब तो ये होगा कि भारत में कम से कम नहीं तो 500 राज्य होते अभी तक। तो फजल अली आयोग ने कहा कि अपन ऐसा नहीं करते, भाषा को आधार बनाया जा सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं होगा। ठीक है? और इस आधार पर, ठीक है? और साथ में एक सिफारिश और की फजल अली आयोग ने कि भारत में 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज़ का गठन किया जाए। ये उसने सिफारिश की। अभी सरकार ने इसको माना नहीं है। ठीक है? फिर सरकार जब इसको मानेगी तो 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी का गठन किया जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। ठीक है, तो ये 1956 ईयर भी आपको याद रखना है। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, 3 यूनियन यूनियन टेरिटरीज जो है वो बनाए गए, सॉरी मतलब सिफारिश की गई। तो आपको याद रखना है कि फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की। ठीक है, भाषा को एक आधार बनाया। ठीक है, कि भाषा भी एक आधार हो सकता है। अब इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों के एग्जाम के लिए वो इतना रिलेवेंट होगा नहीं। ठीक है, कभी आपको डेप्थ में पढ़ना हो तो हमारी पीएससी यूपीएससी की जो क्लासेस चलती है वहां पे आइएगा। ठीक,
चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं। तो अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन-सा था? तो आपको याद रखना है भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1953 में किया गया था। तत्कालीन मद्रास राज्य से इसको अलग करके बनाया गया था। फिर जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू किया गया, तो उसके माध्यम से भारत में 14 राज्य बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। जबकि के आयोग ने सिफारिश कितने राज्यों के लिए किया था? 16 राज्यों के लिए किया था और 3 यूनियन टेरिटरी के लिए किया था। लेकिन सरकार ने क्या किया? 14 राज्य बनाए और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए। ठीक है? तो इस तरीके से जो है ये राज्य पुनर्गठन की कहानी हो गई। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि 1950 के बाद, ठीक है, जो गठित राज्य हैं, या 1950 की जगह इसको कीजिए 1956, ठीक है, 1956 के बाद जो है, जो गठित राज्य है, उनकी एक सूची जो है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा-सा महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मैं आपके लिए इसमें नया पेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है? और उस पेज में मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि उसके बाद, क्योंकि क्रम पूछा जाता है ना कि किस राज्य का गठन जो है किस सन में किया गया था, किस वर्ष किया गया था, ठीक है? कब-कब राज्यों का गठन किया गया था। तो इसके लिए जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए जो है हम क्या करते हैं, इसको एक बार जो है देख लेते हैं, ठीक? चलिए, तो एक हम लोग यहाँ पर ब्लैंक पेज लेते हैं और फिर इसको यहाँ पर समझते हैं, ठीक? चलिए, तो देखिए, सबसे पहले मेरे साथ याद करते चलिएगा, क्या हुआ? 1956 में 19 हाँ, यहाँ से लिखता हूँ। 1956 में जो है वह 14 स्टेट मतलब 14 राज्य और 6 यूटीज़ बनाई गई। यहाँ तक बात क्लियर है? इट्स ओके। फिर समय आता है 1960 का। 1960 में जो तत्कालीन बम्बई प्रांत हुआ करता था, बम्बई राज्य हुआ करता था, उसको उसको विभाजित करके 15वें राज्य के रूप में मतलब 15th स्टेट के रूप में जो है वह किसको बनाया गया? गुजरात को बनाया गया। किसे बनाया गया? गुजरात को बनाया गया। तो भारत का 15वां राज्य कौन सा बना? गुजरात। पूछा जाता है, याद रखिएगा। विश्वास ना हो तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पिछले एग्जामों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको उठा के देख लीजिए, आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो राज्य बने, लेकिन 15वां राज्य गुजरात बना। ठीक है, और जो बंबई था उसका नाम क्या हो गया? मुंबई कर दिया गया। ठीक है, तो मुंबई और गुजरात ये दो राज्य बने 1960 में। फिर आता है समय 1963 का। कब? 1963 का। 1963 में क्या हुआ? 16वें राज्य के रूप में नागालैंड का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? नागालैंड का गठन किया गया। ठीक है, 16वां राज्य बना कौन सा? नागालैंड। इसके बाद में समय आता है क्या? 1966। कौन सा समय आता है? 1966, 1966 का समय आता है। और 1966 में 17वें राज्य के रूप में, 17वें राज्य के रूप में जो है हरियाणा का गठन किया गया। हरियाणा, पंजाब से हिंदी भाषी राज्य, हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करके हरियाणा बनाया गया। और जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे उनके लिए सिंह भूमि प्रदेश के नाम से, पहले उसका नाम था सिंह भूमि प्रदेश, मतलब पंजाब क्षेत्र का गठन किया गया। फिर उसके बाद में आता है 1971, 1971। तो 1971 में जो है वह क्या किया गया? जो है 18वें राज्य के रूप में, 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश, किसका? हिमाचल प्रदेश। ये पहले एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 1971 में 18वें राज्य के रूप में क्या है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद में आता है 1972। 1972 में दोस्तों 3 राज्य बने। कितने राज्य बने? 3 राज्य बने। कौन-कौन से? मणिपुर, ये इसी क्रम में भी है, मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय इसी क्रम में है। इस क्रम को याद रखिएगा आप लोग। तो मणिपुर बना 19वां राज्य, त्रिपुरा बना 20वां राज्य और मेघालय बना 21वां राज्य। ठीक है, फिर आता है समय 1975। 1975 में सिक्किम को जो है भारत के राज्य क्षेत्र में मिलाया गया। तो 22वें राज्य के रूप में जो है सिक्किम, सिक्किम का जो है वह भारत में राज्य के रूप में गठन किया गया। तो 22वां सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। फिर समय आता है 1975 हो गया। 1975 के बाद में समय आएगा 1987 का। कब समय आएगा? 1987। 1987 में क्या किया गया? फिर से 3 राज्य बनाए गए। कितने राज्य बनाए गए? 3 राज्य बनाए गए। 23वां राज्य बना कौन सा? मिजोरम। ठीक है, 23वां राज्य बना मिजोरम। ठीक है, 24वां राज्य बना कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य बना? अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा राज्य बना? 24वां राज्य बना। और 25वां राज्य बना गोवा। तो याद रखना है आपको, गोवा भारत में 25वें राज्य के रूप में जो है शामिल किया गया। इससे पहले ये दमन और दीव के साथ, दमन और दीव के साथ जो है एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। तो ये हो गया 25वां राज्य। इसके बाद में जो है अब समय आएगा क्या? 1987 हो गया। 1987 के बाद में टाइम आएगा 2002। 2002 में फिर आपको पता है 3 राज्य बने। कितने राज्य बने? 3 राज्य बने। वो राज्य कौन-कौन से थे? छत्तीसगढ़, फिर आपका जो है उत्तराखंड, उत्तराखंड
और झारखंड, और ये इसी क्रम में भी है। मतलब अगर मैं कहूँ 26वां राज्य कौन-सा बना? छत्तीसगढ़, 27वां कौन-सा बना? उत्तराखंड, और फिर 28वां कौन-सा बना? तो झारखंड बना। ठीक है? अब हमारे देश में, भारत में जो है 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 2000 में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। फिर क्या हुआ? 2014 में, ठीक है, 2014 में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। तो तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना जो है एक स्टेट बना। क्या बना? तेलंगाना एक स्टेट बना, और तेलंगाना जो है भारत के 29वें राज्य के रूप में शामिल हो गया। तो अब तब भारत में 2014 के बाद से 2019 तक भारत में जो है वह 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, सॉरी, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद फिर क्या होता है? 2019 में आपको पता है जम्मू कश्मीर राज्य को जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर एवं लद्दाख राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो भारत में वापस से हो गए 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में भारत में कितने? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है? तो ये पूरी जो स्टोरी लाइन है, ये आपको याद रखनी है। ये भी याद रखना है कि गोवा कौन से नंबर का राज्य बना, कब बना? छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य बना, कब बना? ठीक है? माफी चाहूंगा, ये 2002 नहीं है, ये 2000 है, 2000 ही है। ठीक है ना? सन 2000 की घटना है ये। ठीक है? तो 2000 में जो है ये हुआ था। ठीक? चलिए, तो आज की क्लास फिर लंबी हो रही है, इसको हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नागरिकता वाला प्रावधान जो है हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग और इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। तो अगर आपको चैनल क्लासेस अच्छी लग रही हो तो कृपया करके चैनल को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।